अब हम लोग कर रहे हैं आपकी क्लास का चैप्टर नंबर 12 विद्युत। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस आपको मिल चुकी होंगी। ठीक है, अब आपकी जो थर्ड वीडियो है वो चैप्टर नंबर 12 पर है और यहाँ से हम अपनी फिजिक्स भी शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले विद्युत के बारे में आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं वैसे तो, कि विद्युत जो होती है ये ऊर्जा का ही एक रूप होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। आपने ऊर्जा के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। ऊर्जा जो होती है किसी भी कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा का मतलब क्या है, किसी भी कार्य करने की क्षमता जो है, कोई भी आप काम कर रहे हो उसके लिए जो आपकी कैपेबिलिटी चाहिए, जो क्षमता चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब इस ऊर्जा के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है और आपका ऊष्मीय ऊर्जा होती है। इसी तरीके से विद्युत भी एक ऊर्जा है। ठीक है, अब ये जो विद्युत ऊर्जा है जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये जो है मेनली सबसे ज़्यादा आधारित होती है आवेश के ऊपर। ठीक है, आवेश के ऊपर। ये आवेश क्या है, देखो, आवेश जो होता है ना, ये किसी भी पदार्थ का एक गुण है। सबसे पहले आवेश से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, कि जब भी कहीं से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब करंट फ्लो करता है, तो उसके आसपास एक एरिया बन जाता है, जिस एरिया को विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। अब इस विद्युतीय क्षेत्र में यदि आप जाओगे या कोई भी आप वस्तु रखोगे, ठीक है, इस विद्युतीय क्षेत्र में कोई भी आप वस्तु रखोगे या आप जाओगे, तो आपके ऊपर एक बल लगना शुरू होगा। आप महसूस कर पाओगे कि मुझे कोई खींच रहा है या मुझे कोई धक्का दे रहा है। तो वो किस वजह से लगेगा आपको कि हमें कोई खींच रहा है, हमें कोई धक्का दे रहा है, वो लगेगा इस गुण के कारण। ठीक है, तो आवेश क्या है, आवेश किसी भी पदार्थ का एक गुण है, जिसके कारण यदि उस पदार्थ को विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसके ऊपर एक बल लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, या ऐसे कह लो कि आवेश ही वो गुण है, जब हम एक पदार्थ को विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पदार्थ पर एक बल लगता है। अब ये बल, इस बल का नाम होता है विद्युतीय बल। ठीक है, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ये चार्जेस यानी कि आवेश की वजह से लगता है। आवेश आप जानते हो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव यानी कि जो सेम चार्ज होते हैं, सेम जो आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जो अलग अलग होते हैं, जैसे प्लस और एक माइनस, तो ये दोनों जो होंगे ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो अलग अलग जो चार्ज होते हैं, अलग अलग जो आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, और जो सेम होते हैं वो एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो ये जो बल होगा ये इस तरफ भी लग सकता है और ये इस तरफ भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपके शरीर के ऊपर, क्योंकि जो हमारा शरीर या प्रकृति है ना, प्रकृति में हर जगह आपको आवेश मिल जाएगा, हर जगह। जैसे बचपन में एक एक्सपेरिमेंट भी करते थे ना, स्केल को घिसते थे, फिर उससे बालों को अट्रैक्ट करते थे। वो किसके कारण होता था, वो भी तो आवेश के कारण होता था। जब हम किसी भी चीज़ को रब करते हैं ना, किसी भी चीज़ को घिसते हैं, तो वहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ये तो आप जानते ही हैं। ऊष्मीय ऊर्जा के साथ साथ वहाँ पर आवेश भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण अगर हम एक स्केल को घिस कर किसी भी पेपर वगैरह पर घिस के उससे हम पेपर खींच सकते हैं। या एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे वो बलून वाला आता है, कि बलून को आप घिसो, बलून को घिसने के बाद दीवार से चिपका दो, वो चिपका रहेगा। वो भी किस कारण होता है, सब आवेश के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो, देखो, जैसे एक बलून ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके बलून ले लेते हैं, अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। तो एक बलून ले लेते हैं, यहाँ एक दीवार ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लो इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस इस तरीके से कहीं ना कहीं बिखरा होगा सारा, ऐसे करके कहीं ना कहीं इस पर आवेश बिखरा होगा। अब इस दीवार पे भी होगा पूरा का पूरा। तो ये क्या करेगा, दीवार का जो प्लस, मान लो दीवार पे प्लस है, तो दीवार का प्लस इसके माइनस वालों को खींच कर इसको अपने साथ जोड़ लेगा। ये चीज़ होती है आवेश में। ठीक है, तो आवेश क्या है, आवेश एक गुण है, जिसके कारण जब हम किसी भी पदार्थ को विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पदार्थ पर एक बल लगना शुरू होता है, जिस बल का नाम है विद्युतीय बल, या इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। ठीक है, Q, स्मॉल q या कैपिटल Q से भी आप लिख सकते हो। तो Q से दर्शाते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। ठीक है, आप अपनी बुक में देखेंगे, उसके बारे में SI मात्रक के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर Q का जो सबसे पहला फॉर्मूला, अच्छा, Q के फॉर्मूला से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ। देखो, 9th क्लास में हमने मॉडल के बारे में पढ़ा था, परमाणुओं के कई सारे मॉडल पढ़े थे, और वहाँ पर हमने देखा था कि एक परमाणु के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब धनात्मक आवेश, बट न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये एक दूसरे को बांध के रखते हैं। जैसा आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है ये धनात्मक होता है। ठीक है, तो इसी के आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये चीज़ तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अब हमें बात करनी है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है और एक कूलम का चार्ज बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, देखो जब हमें एक कूलम का चार्ज बनाना है यानी कि एक कूलम का आवेश बनाना है, जब हम कहेंगे कि किसी भी चीज़ के ऊपर एक कूलम का आवेश है तो हम बोलेंगे कि उसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे तभी कितना आवेश बना, एक कूलम का आवेश बना। ये बात बहुत ध्यान से सुनना, एक कूलम का आवेश बनाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे। देखो जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, फिर ऐसे करके एक और इलेक्ट्रॉन है, फिर ऐसे करके एक और इलेक्ट्रॉन है, इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे, प्लस करने पर अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे तो हम कहेंगे कि कितने कूलम का आवेश बना है, एक कूलम का आवेश बना है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक कूलम आवेश बनाने के लिए हमें 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगर हमसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है ये बताओ, तो आप क्या करोगे। देखो जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं, अलजेब्रा में क्या होता है, 4 × x क्या होता है। जैसे मान लो 4 × x = y है। ठीक है, मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको। ये जो y है ना, y को मैं कंपेयर कर रहा हूं, मतलब ये जो y है मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं इससे, x को मैं कंपेयर कर रहा हूं e से, और 4 को मैं कंपेयर कर रहा हूं कांस्टेंट क्वांटिटी इससे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखो जैसे हमें इस 4 को नीचे ले जाना हो तो x का मान निकालने के लिए हम y/4 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं ना, अलजेब्रा में यही तो होता है। तो सेम चीज़ हम यहाँ ये कर लेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं × 1 इलेक्ट्रॉन, और हमें एक इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश निकालने के लिए हम इसको इसके नीचे ला सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 ये नीचे आएगा 1/6 × 10⁻18, और ये हो जाएगा कूलम। ये ऐसे का ऐसा रहेगा, बस ये चीज़ इसके नीचे आ गई है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कुछ इस प्रकार निकाला जाता है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आपको वही वैल्यू, अच्छा मैंने लिखी नहीं है, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो हमें यहाँ से पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना आवेश होता है और एक कूलम आवेश बनाने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता हमें होती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं चार्ज का यानी कि आवेश का सबसे पहला फॉर्मूला। अच्छा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी, तो आप इनको याद रखना अच्छे से। ठीक है, देखो अब हम पढ़ते हैं आगे अपना Q का सबसे बेसिक फॉर्मूला, जो इस चैप्टर का सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, वो क्या है, वो है, देखो यदि हमें कहीं पर आवेश निकालना हो और हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दे रखी हो। ठीक है, यदि हमें बोले कि एक डब्बा है उसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वहां पर आप उसका आवेश निकाल के बता दो कि उसके ऊपर कितना आवेश होगा, तो वहां के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा n × E। ये n का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या। मान लो आपको बोला है कि एक तार के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तार में कितना आवेश होगा ये बताओ। तो आप क्या करोगे, 10 की गुणा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कर दोगे, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे Q = 10 × 1.6 × 10⁻19, और ये कूलम। इस तरीके से सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आवेश का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सबसे पहला फॉर्मूला Q = NE, जहां पर n का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E का मतलब है, E जो होता है, जो मैंने आपको बताया था, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसे हम E से डिनोट करते हैं। E से लिखा जाता है 6 × 10⁻19 कूलम। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला था। ठीक है, आवेश के बारे में सब कुछ हो गया, बस एक छोटी इसकी इकाई और देख लेते हैं। हमने कूलम के बारे में पढ़ लिया कि इसका SI मात्रक कूलम होता है। अब एक मिली कूलम के अंदर 10⁻³ कूलम होते हैं। ये कभी कभी आ जाता है कि आपको इतना चार्ज दे देंगे, मिली कूलम में दे देंगे, तो आप समझ नहीं पाओगे, तो उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना होगा। एक माइक्रो कूलम के अंदर 10⁻⁻6 कूलम होता है। अच्छा मैं कन्वर्ट करके भी बता देता हूँ। देखो जैसे आपको बोला है कि 15 मिली कूलम में, 15 मिली कूलम में कितने कूलम का चार्ज होगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इससे गुणा कर देना है, खत्म। ये हो जाएगा 15 × 10⁻³ कूलम, बस बात खत्म। इसी तरीके से इसमें कर लो, जैसे बोले 19 माइक्रो कूलम का आवेश है। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, 19 गुणा में 10⁻6 और ये कूलम, बस बात खत्म। ऐसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अभी जब न्यूमेरिकल की मैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल अलग, इसमें नहीं कराऊंगा, इसमें सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको आवेश के बारे में सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं अपना सेकंड टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है?
विद्युत धारा, अच्छा देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो विद्युत है, ये जो विद्युत हम पढ़ रहे हैं, ये एक ऊर्जा का रूप होती है। तो ये ऊर्जा हमारे घरों में किसी प्रकार तो आती होगी ना, कहीं से तो आती होगी। तो जिस रूप में ये ऊर्जा हमारे घरों में आती है उस रूप को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की आप ये परिभाषा मत लिख देना जो मैंने अभी बोली है। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा को I से लिखा जाता है, I से दर्शाया जाता है। जैसे आवेश को Q से दर्शा रहे थे वैसे इसको I से दर्शाया जाएगा। विद्युत धारा जो होती है वो जो आपका आवेश है, आवेश के प्रवाहन की दर होती है। ठीक है, विद्युत धारा को आवेश के प्रवाहन की दर कहा जाता है, या फिर ऐसे कह लो कि समय के साथ आवेश के प्रवाहित होने को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल, कि आवेश के प्रवाहित होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जानते हैं कि इसका दूसरा फॉर्मूला ये बन सकता है, I = Q का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, Q_NE/T। मान लो अब आपको एक न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है और समय दे रखा है और पूछा है कि आप उसकी विद्युत धारा बताओ, तो आप क्या कर दोगे, ऐसे करके फॉर्मूला लगा लोगे, बस बात खत्म हो जाती है। आवेश का विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को A से लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको आवेश में बताया था कि 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है ये 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया विद्युत धारा के ऊपर जो भी सब कुछ था सारा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इन दोनों की ना एक डायरेक्शन और बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, तो विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की धारा, ठीक है, विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन प्रवाहन दोनों ही विपरीत दिशाओं में होंगे। कौन सी दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में। मान लो जैसे अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे होंगे तो विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो ये होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है, 1 नंबर में पूछी जाती है कि विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन प्रवाहन की जो दिशाएं होती हैं वो क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, समान होती हैं, या कुछ और पूछ लेंगे आपसे। तो आपको याद रखना है कि जिस दिशा में विद्युत धारा जाएगी यानी कि करंट जाएगा उस दिशा से उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में जो भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। पहले तो अच्छा, मैं पहले एक और चीज़ बता दूं कि जो हमने अभी देखा विद्युत धारा जो होती है एक यंत्र होता है। जब विद्युत परिपथ भी बताऊंगा अभी आपको विद्युत परिपथ क्या होता है, तो बस अभी आप इतना सुन लो कि विद्युत परिपथ के अंदर एक यंत्र लगाया जाता है जिससे हम विद्युत धारा को माप सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जो जैसे मान लो एक तार है, तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, करंट जा रहा है, तो करंट में आप एक डिवाइस लगा सकते हो, एक यंत्र लगा सकते हो जिसका नाम होता है एमीटर। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है, इस तरीके से ए बना होता है। ठीक है, ऐसे करके प्लस और ये माइनस, ये इसका सिंबल होता है। ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये बात याद रखनी है आपको, अभी हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम क्या होते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा के बारे में जितना भी सब था मैंने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, अभी सब नहीं बताया, एक चीज़ और रह गई। देखो, हमसे ना कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा कब होगी। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए ना कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा कब होगी, 1 कूलम का आवेश कब होगा, 1 वोल्ट का विभवांतर कब होगा, तो इस तरीके से आप क्या करो, जो उसका फॉर्मूला है आपके पास उसके फॉर्मूला में हर जगह 1 कर दो, मतलब हर चीज़ को 1 बना दो। तो हमारे पास विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T होता है। तो हम क्या कहेंगे कि विद्युत धारा जो होगी 1 एम्पियर की, देखो अगर मैं इन दोनों को 1 रखूं, मतलब मैं 1 कूलम का आवेश रखता हूं और सिर्फ 1 सेकंड के लिए रखता हूं, तभी तो मेरा आंसर 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा तब होगी जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में प्रवाहित होगा। ठीक है, 1 कूलम का चार्ज जब 1 सेकंड में प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा कितने एम्पियर की हो जाएगी, 1 एम्पियर की हो जाएगी। ठीक है, इसको विद्युत धारा की इकाई भी कहा जाता है। कभी कभी बोलते हैं कि विद्युत धारा की इकाई की परिभाषा दीजिए, जैसे आपकी इन टेक्स्ट में यही क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की जो इकाई है उसकी परिभाषा दीजिए, उसको परिभाषित कीजिए। तो विद्युत धारा की इकाई इसे बोलते हैं। तो इसका मतलब आप ये समझ लेंगे, विद्युत धारा की इकाई हम तब कहेंगे जब 1 कूलम का आवेश और 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा विद्युत विभव है। विभव और विभवांतर दोनों ही वैसे तो सेम चीज़ है, बस हल्का सा एक डिफरेंस होता है। ठीक है, विद्युत विभव या विभवांतर। अब ये क्या चीज़ है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक परिपथ के अंदर या एक तार के अंदर यहाँ से
यहाँ तक जो आवेश होता है वो चल के जाता है, ठीक है, मूव करके जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया, क्योंकि हमने ये तो पढ़ा कि प्रवाहित, अच्छा प्रवाहित होने का मतलब होता है मूव करना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि प्रवाहित होने का मतलब होता है मूव करना, यानी कि चलना। तो हमने पढ़ा कि अभी हमने पढ़ा कि जो आवेश होता है वो इस दिशा से इस दिशा में, या कोई भी दिशा हो सकती है, दिशा तो उसकी डिपेंड करती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये मूव करके जाता है। तो मूव करने में देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब भी कोई चीज़ कार्य करती है तो उसके अंदर थोड़ी सी ऊर्जा होती है, ठीक है, यानी कि वो ऊर्जा में होती है, उसके पास ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम कार्य भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। देखो जैसे मान लो, अब हम बोलेंगे विद्युत विभव के लिए मैं बोलूंगा, देखो जैसे मान लो यहाँ से जो प्लस चार्ज था वो उठकर इस पॉइंट पर चला गया, ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में इसने कोई कार्य किया होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कोई कार्य किया, उसी कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है, उसी कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या होते हैं वो देखो, जैसे मान लो एक इन्फिनिटी पर कोई पॉइंट है, अनंत है, अनंत का मतलब जहाँ पर जिसका कोई अंत नहीं, और अनंत से उठाकर हम एक आवेश ला रहे हैं, एकांक आवेश, यानी कि 1 कूलम का चार्ज है, और वो कौन सा है, पॉजिटिव है। यहाँ से उठाया गया और इसे एक पॉइंट पर लाकर रख दिया गया, ठीक है, इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी से यानी कि अनंत से उठाकर ए पर रखने में, एकांक आवेश को इन्फिनिटी यानी कि अनंत से उठाकर आपने ए पर रख दिया, इस बीच में जो कार्य हुआ होगा, कार्य की जितनी मात्रा होगी उसे हम बोलेंगे विद्युत विभव, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे देखो, चलो मैं बताता हूँ, हम विद्युत विभव को V से लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, W/Q। W मतलब है कार्य, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, Q का मतलब है आवेश, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से उठाकर एक पॉइंट पर, एक फिक्स्ड पॉइंट पर रखने में जितनी मात्रा कार्य की लगेगी, या जितना कार्य होगा, जितने जूल का कार्य होगा, उस मात्रा को हम बोलेंगे कि वो क्या है, विद्युत विभव है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इन्फिनिटी से यानी कि अनंत से आपने एक एकांक आवेश को उठाया, उसे एक पॉइंट पर रख दिया, इस बीच में जो कार्य हुआ उसे हमने क्या बोला, विद्युत विभव बोला, ठीक है। विद्युत विभव की SI मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है, इसे भी V से लिखा जाता है। कभी कभी कंफ्यूजन होती है तो कंफ्यूज मत होना। वोल्ट का मतलब है जो आपके, मतलब इसका विद्युत विभव का SI मात्रक, W का मतलब है कार्य, और Q का मतलब आप बेहतर जानते हैं, चार्ज यानी कि आवेश, ठीक है। यहाँ से अगर हम बोलें कि 1 वोल्ट का विद्युत विभव कब होगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था, उसके फॉर्मूला में जो भी चीज़ें उसे सबको 1 कर दो, तो हम कहेंगे कि 1 जूल का जब कार्य होगा और 1 कूलम आवेश को, मतलब 1 कूलम आवेश को अनंत से उठाकर एक पॉइंट पर रखने में यदि 1 जूल का कार्य हो रहा है तो हम बोलेंगे कि 1 वोल्ट का विद्युत विभव वहाँ पर मौजूद है। समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़ अच्छे से। तो अब विद्युत विभव हो गया, अब पढ़ते हैं विभवांतर, ठीक है। अब ये विभवांतर क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में दिया था, हमें यहाँ पर तो पहला पॉइंट नहीं पता था, ठीक है, विभव के अंदर हमें पहला पॉइंट नहीं पता होता। दोनों में बस इतना ही अंतर है कि विद्युत विभव में हमें पॉइंट नहीं पता होता, हम अनंत से उठाकर लाते हैं, लेकिन विभवांतर के अंदर हमें दोनों ही पॉइंट पता होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, दोनों के बीच में जो कार्य है, यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट से दूसरे फिक्स्ड पॉइंट पर, ठीक है, एक बिंदु है, यहाँ से हमने एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर उठाकर, ये दोनों ही बिंदुओं के बारे में हमें पता है, ये फिक्स्ड है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। हमें ये नहीं कि यहाँ पर हम इन दोनों में से हमें किसी का पता नहीं है कि कहाँ पर होगी, तो क्योंकि अनंत का तो नहीं पता ना कहाँ पर है। तो ये दोनों जो होती हैं, यदि इन दोनों के बीच का, जैसे मान लो सेम चीज यहाँ पर, सेम चीज होगी यहाँ पर भी, बिल्कुल सेम चीज होगी, बस क्या होगा, पहले हम बोल रहे थे कि अनंत से हमने आवेश को उठाया, लेकिन अब क्या करेंगे हम, एक पॉइंट से यानी कि एक बिंदु से एकांक आवेश को दूसरे बिंदु पर ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। विभवांतर और विद्युत विभव एक ही चीज है, फॉर्मूला एक ही होता है दोनों का, हल्का सा अंतर है, बात एक ही है, दोनों चीज दोनों एक ही है, बस हल्का सा ये अंतर है कि विद्युत विभव तब कहा जाएगा। अच्छा एक चीज और, ये विद्युत विभव ना इस पॉइंट का होगा, ठीक है, जिस पॉइंट पर हम आवेश को लाकर रखेंगे उस पॉइंट का विद्युत विभव होगा ये, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो हमने इन्फिनिटी से उठाया था, पहले अनंत से उठाया था, लेकिन अब हम कहां से उठा रहे हैं, एक फिक्स पॉइंट से उठा रहे हैं और दूसरे फिक्स पॉइंट पर रख रहे हैं। यदि हम एक फिक्स पॉइंट से उठाकर दूसरे फिक्स पॉइंट पर रख रहे हैं तो हम उसे विद्युत विभवांतर कहेंगे। ये डेफिनेशन मत लिख देना एग्जाम में कि एक पॉइंट से उठाया दूसरे पर रख दिया, ये मत लिखना, ठीक है। ऐसे लिखोगे कि एकांक आवेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु पर रखने में जितना कार्य होता है उसे विद्युत विभवांतर कहा जाता है, ठीक है। वैसे विद्युत विभव के बारे में इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन विद्युत विभवांतर के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 1 वोल्ट का भी बता दिया मैंने आपको,
ये होता है कार्य अपॉन में आवेश, ठीक है। अब इसकी एक तो एसआई मात्रक वोल्ट हो सकती है और दूसरी एसआई मात्रक हो सकती है जूल प्रति कूलम, ठीक है, जूल प्रति कूलम, ठीक है, ये भी इसकी एक एसआई मात्रक हो सकती है। चलें आगे चलते हैं। तो विद्युत विभवांतर को मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता था, उसी प्रकार विद्युत विभवांतर को मापने के लिए भी एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। अब एमीटर जो था वो श्रेणी क्रम में लगना था, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है ये हमेशा पार्श्व क्रम में लगता है। कौन से क्रम में लगता है? पार्श्व क्रम में लगता है, ठीक है। तो ये विद्युत विभव वाला टॉपिक भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत परिपथ, ठीक है। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। तो परिपथ जो होता है ये एक बंद रास्ता होता है, ठीक है, बंद रास्ता होता है, क्लोज्ड पाथ होता है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करती है, ठीक है, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में देख रखे होंगे, कुछ इस प्रकार के डायग्राम आपने देखा होगा जहाँ पर हम एक बैटरी लगाते हैं इस प्रकार। अच्छा, ये की जो होती है हमेशा इस तरफ लगती है, तो ये हमारे इस प्रकार हम बैटरी वगैरह लगा देते हैं। यहाँ पर मान लो हमने एमीटर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने मान लो एक बल्ब लगा दिया इस प्रकार, ऐसे करके चलते चलते एक बल्ब लगाया, ऐसे करके, मतलब ये जो चीज़ मैंने बनाई है ना, ये जो बंद रास्ता मैंने बनाया है, इसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। हमेशा जो आवेश होता है यानी कि जो विद्युत धारा होती है वो हमेशा प्लस से निकलती है, धनात्मक साइड से निकलती है और ऋणात्मक में आती है। तो ये जो एरो के निशान यानी कि जो तीर के निशान मैं बना रहा हूँ ये करंट की डायरेक्शन है, मतलब विद्युत धारा की दिशा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जहाँ पर एमीटर, देखो जहाँ जिस तरफ से करंट आ रहा होता है ना उस तरफ एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया जाता है, यानी कि धनात्मक वाला जो एंड है वो लगाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव की तरफ से ऐसे करके। तो ये यही होता है विद्युत परिपथ, बिल्कुल, ठीक है। तो इसके बहुत सारे सिंबल्स हैं, आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। तो आपके जो सिंबल्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। बैटरी का कर लेना, सेल का कर लेना। अच्छा, बैटरी क्या होती है मैं बता ही देता हूँ, चलो। जैसे सेल का जो सिंबल होता है, सेल का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे सेल को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो बैटरी बन जाती है। मतलब एक सेल लगाया, फिर दूसरा सेल लगाया, फिर तीसरा सेल लगाया, तीनों को हमने इस प्रकार जोड़ दिया तो ये क्या बन गई? एक बैटरी बन गई, ठीक है। और इस प्रकार ये होता है। जो बड़ा वाला डंडा है ये पॉजिटिव यानी कि धनात्मक वो दिखा रहा है, और जो नहीं छोटा वाला है ये नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा विद्युत परिपथ भी हो गया। विद्युत परिपथ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है वैसे इतना, बस इसके सिंबल है, सिंबल आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। एमीटर वोल्ट मीटर के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ओम का नियम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। ओम का नियम देखो, ओम का नियम कहता है कि जैसे मान लो ये एक विद्युत सुचालक है ए और बी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर यदि हम आवेश को उठाकर रखेंगे तो वहां पर एक विद्युत विभवांतर बनेगा, ठीक है, और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली एक विद्युत धारा भी होगी। तो ओम का नियम कहता है कि यदि एक सुचालक में या एक सुचालक का जो विद्युत विभवांतर होगा, एक सुचालक का विद्युत विभवांतर जो होगा वो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समान अनुपाती होगा। समान अनुपाती का मतलब है सीधा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। मतलब यदि आप इसे बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, ये इसे कम करोगे तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों ही क्या होते हैं, इसके अगर यदि आप इसके साथ अगर आप कुछ भी करोगे तो वो उसके साथ भी होगा। जैसे पुरानी फिल्मों में जुड़वा के साथ होता था, सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। यदि आप इसको बढ़ाओगे या इसे मतलब इसे बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा, इसे कम कर दोगे तो ये भी कम हो जाएगा। ये समान अनुपाती का मतलब होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ओम ने क्या कहा कि एक सुचालक में सुचालक के अंदर जो विद्युत विभवांतर होता है उस सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, दोनों ही आपस में समान अनुपाती होते हैं। जब यहाँ से ये अनुपातिकता चिन्ह हटाया जाता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट चीज़ यानी कि एक फिक्स्ड चीज़ निकल के आती है, फिक्स्ड वैल्यू निकल के आती है जिसको हम R कहते हैं। ये जो R है, R का मतलब होता है प्रतिरोध। अभी हम प्रतिरोध के बारे में भी पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओम्स लॉ और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से हम I भी निकालते हैं। ये फॉर्मूला बहुत पूरे चैप्टर में अब यूज़ होगा, ये फॉर्मूला पूरे चैप्टर में यूज़ होगा, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। जैसे I इज इक्वल्स टू, यदि हम I निकालें तो ये कहाँ चला जाएगा, V अपॉन R नीचे ऐसे हो जाएगा। यदि आप R निकालो तो V अपॉन I हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूला हैं जो एक से ही मतलब यही दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा हैं जो इससे बन सकते हैं। तो आप बस इतना याद रखो। इसे कुछ लोग वीर के नाम से भी याद रखते हैं, वीर, ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR, लेकिन आपको
ओम का नियम पूरे अच्छे से आना चाहिए। ओम का नियम कहता है कि एक सुचालक के अंदर विभवांतर और उसी सुचालक के अंदर वाली विद्युत धारा क्या होते हैं, आपस में समानुपाती होते हैं। यदि आप इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा। मान लो हमने इसको दुगना कर दिया तो ये भी दुगना होगा, इसको हमने चौगुना करा तो ये भी चौगुना होगा, इसको हमने आधा करा तो ये भी आधा होगा, सेम चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें एक फिक्स चीज़ मिलती है जिसका मान कभी बदलता नहीं है। ठीक है, इन दोनों का तो बदलता रहता है लेकिन इसका मान नहीं बदलता। हर मटेरियल के लिए, हर चीज़ के लिए, जैसे लोहा है, कॉपर है, कोई भी अलग अलग चीज़ है ना, हर चीज़ के लिए ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है, हर चीज़ के लिए क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। हाँ, वो बात अलग है कि हम इसको लगाकर एक पूरे परिपथ का वो कर सकते हैं, अलग अलग परिपथ का हम बना सकते हैं अपनी मर्जी से, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं परिपथ का। लेकिन जैसे उस परिपथ में जिस मटेरियल की वायर लगी है उसका नहीं बढ़ा सकते हम। मान लो जैसे एक परिपथ है, इस प्रकार एक परिपथ है, इसमें कॉपर की तार लगी हुई है, तो आप कॉपर का प्रतिरोध नहीं बढ़ा पाओगे, कॉपर का नहीं बढ़ाओगे, आप इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाओगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। देखो, ओम का नियम तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वैसे अब इसमें कुछ बचा नहीं है ओम के नियम में। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन जैसे हमने ओम का नियम पढ़ा, यहाँ से जो आपका मेन चैप्टर है वो शुरू होता है। मेन चैप्टर मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ से आपकी शुरू होती है। अच्छा, प्रतिरोध से पहले मैं आपको ग्राफ और बता देता हूँ कि V और I का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है। V और I का ग्राफ अभी हमने पढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे के समान अनुपाती होते हैं। जब भी कोई दो राशियाँ एक दूसरे की समान अनुपाती होती हैं तो उनका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। ये हमने 9th क्लास में गति में भी पढ़ा था। ठीक है, जो हम यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति का ग्राफ बनाते थे वो ऐसा ही होता था। ठीक है, तो जब भी कोई दो चीज़ समान अनुपाती होती हैं तो उनका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, यदि हमें यहाँ से R निकालना हो तो इस लाइन का जो झुकाव होगा, ठीक है, इस लाइन का जो झुकाव होगा उससे हम R निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी का झुकाव निकालना होता है, किसी भी लाइन का झुकाव निकालना होता है तो झुकाव को हम m से लिखते हैं। ठीक है, m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ से हम r निकाल सकते हैं। मान लो हमें बोला है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कौन सा वो होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पहली वैल्यू i की होगी। यदि आपको ग्राफ प्लॉट करना आता हो तो मतलब समझ में आ गया होगा। ये i1 हो जाएगा पहली वैल्यू और ये v1 हो जाएगा। ठीक, सॉरी, ये 2 होंगे यहाँ पर, ये होगा i1 और ये हो गया हमारा v1। ठीक है, और ये i2 v2। ठीक है, तो हमारा स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है कि यानी स्लोप मतलब झुकाव निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है कि आप पहले y2 लिखो, y की जगह पर कौन है, v2 है, तो हम स्लोप निकाल के हमें स्लोप से हमें क्या मिलेगा, प्रतिरोध मिलेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे v2 माइनस v1 और अपॉन में i2 माइनस i1। ठीक है, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो, हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, इस लाइन के झुकाव से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी लाइन का झुकाव निकालने का फॉर्मूला ये होता है, यदि हम उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो y2 माइनस y1 यानी कि y अक्ष के जो भी इसके बिंदु होंगे, दूसरी बिंदु में से पहली को माइनस करो, इसी तरीके से x अक्ष की जो बिंदु है उसमें से माइनस कर दो। तो अब इस ग्राफ में देखो, हम यहाँ पर देखेंगे तो y एक्सिस पर, y अक्ष पर हमने किसको रखा है, v को रखा है, इसलिए मैंने v की वैल्यू यहाँ रखी है। x अक्ष पर हमने किसको रखा है, i को रखा है, इसलिए मैंने पहले x की। जब भी हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ऐसे ही तो प्लॉट किया जाता है, x, y। ठीक है, तो इसीलिए i की जगह पर i1 और i2, तो यहाँ से हमारा ये मिल जाएगा हमें। क्लियर, तो ये हमारा r निकालने की वो होती है, मतलब फॉर्मूला होता है। वैसे इस फॉर्मूला का ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन कभी बाय चांस एक क्वेश्चन आ जाए ग्राफ को लेकर तो आप इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, लेकिन कराना ज़रूरी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये करा दिया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पूरा प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या चीज़ है, प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर हम निर्भर करता है, वो सब पढ़ेंगे। देखो, प्रतिरोध, ठीक है, तो प्रतिरोध, अब ये जो प्रतिरोध है किसी भी मटेरियल की एक मतलब किसी भी चीज़ का एक ऐसा गुण होता है जिस गुण के कारण वो अपने अंदर से जाने वाली विद्युत धारा को रोकता है। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, एक ऐसा गुण, किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके कारण अपने अंदर से जाने वाली विद्युत धारा को वो रोकने लगेगा। ठीक है, प्रतिरोध को हम R से लिखते हैं, ये तो आप जान ही चुके हैं, अभी हमने ओम के नियम में पढ़ा। ठीक है, इसका जो SI मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ओम का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये उसी साइंटिस्ट ने अपने नाम पर रख दिया था, ओम। तो यदि हमें R निकालना हो तो अभी हमने ओम के नियम से पढ़ा था, क्या होता है ओम का नियम, V इक्वल्स टू IR। यदि हमें यहाँ से R निकालना हो तो V अपॉन I करके हम R निकाल सकते हैं।
ठीक है, और यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, जो इसका मान आएगा वो ओम में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। प्रतिरोध जो होता है किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है। ठीक है, प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है जिस गुण के कारण वो पदार्थ अपने अंदर से जाने वाली विद्युत धारा को रोकने लग जाता है। ठीक है, रोकता है। अब जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा ना, देखो R और I हमेशा अनुक्रमान अनुपाती होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अनुक्रमान अनुपाती होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अनुक्रमान का मतलब होता है उल्टे रिलेशन में होते हैं। यदि आप इसे बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, यदि आप इसे बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिस भी वस्तु का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसके अंदर विद्युत धारा उतनी ही कम प्रवाहित होगी। ठीक है, जैसे प्लास्टिक होता है, लकड़ी होती है, तो हम कहेंगे कि इनका जो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है बहुत ही ज्यादा होता है, इसी कारण इनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, प्रतिरोध हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोध जो है किस किस के ऊपर डिपेंड। अच्छा, 1 ओम प्रतिरोध और बता देता हूँ कि 1 ओम प्रतिरोध पूछ लेते हैं कभी कभी। 1 ओम प्रतिरोध कब होगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी आपसे 1 ओम प्रतिरोध या कोई भी पूछे कि 1 ओम प्रतिरोध, 1 ओम 1 वोल्ट विभवांतर, 1 एम्पियर का करंट, 1 कूलम का चार्ज, तो आप क्या करो, उसके फॉर्मूला में हर जगह 1 बना दो। तो हम कहेंगे कि जब 1 वोल्ट का विभवांतर होगा और 1 एम्पियर का करंट होगा, यानी कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा होगी, तब हम कहेंगे कि उसमें कितना प्रतिरोध है, 1 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमें एक और चीज़ पता लगेगी। ठीक है, अभी देखते हैं। देखो, तो प्रतिरोध जो है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, देखते हैं। देखो, जैसे जो प्रतिरोध होता है, सबसे पहला जो कारक होता है, जैसे मान लो पहले मैं एक सुचालक बना लेता हूँ। ठीक है, एक सुचालक हो गया हमारा, कुछ इस प्रकार एक सुचालक बना लेते हैं। सुचालक, देखो वायर जो होता है, ये ड्राइंग अच्छी नहीं है, इस पर बोर्ड पर इतनी अच्छी नहीं आती मेरी ड्राइंग। ठीक है, तो सुचालक जो होगा, एक हमने सुचालक बना लिया। अब इस सुचालक की कोई लंबाई होगी, ठीक है, यानी कि जो वायर होती है आप लंबी देख लोगे ना, और इसकी कोई मोटाई भी होगी, मतलब थिकनेस भी होगी। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। तो सबसे पहले इसको हम बोलेंगे एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, जो इसका वायर होगा उसके जो किनारे होंगे उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब जो हमारा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ये कारक हैं जिनके ऊपर प्रतिरोध निर्भर करता है। आपसे पूछेंगे प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, सारे कारक लिखो। तो पहला कारक होता है लंबाई। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ज्यादा लंबाई आप सुचालक की लोगे, मतलब जितना लंबा सुचालक आप लोगे उतना ज्यादा आपको प्रतिरोध देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये अनुक्रमान अनुपाती होता है इसके क्षेत्रफल के। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाया, यदि आपने प्रतिरोध को बढ़ाया तो आपका एरिया कम हो गया, या उल्टा कह लो, यदि आपने एरिया को बढ़ाया, यदि आप एरिया को बढ़ाओगे मतलब मोटा वायर लोगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा। यदि आप पतला वायर लोगे, आपने एरिया को कम कर दिया, आपने क्षेत्रफल कम कर दिया। जब आप क्षेत्रफल कम करोगे तो वायर अपने आप पतली हो जाएगी, पतली होने के साथ साथ ये बढ़ जाएगा। एरिया कम किया, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने यदि आर को बढ़ाएंगे तो L बढ़ना चाहिए, या ऐसे कह लो, देखो मैं उससे बताता हूँ डायरेक्टली। हमने लंबाई बढ़ाई, मतलब हमने लंबा वायर लिया, यदि हमने लंबा वायर लिया तो R भी बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, यदि हम मोटा वायर ले रहे हैं, हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया, हम जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे इसका मतलब है मोटा वायर, मोटा तार, जब हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो R जो होगा वो कम हो जाएगा। आपने देखा होगा जो हाई टेंशन वाली जो वायर लगी होती है आपके घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है, वो कितनी मोटी वायर होती है। वो इसीलिए होती है ताकि आपके घर में जो सप्लाई है वो बहुत अच्छे से आ सके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा एरिया यानी कि जितना ज़्यादा क्षेत्रफल, जितना मोटा तार उतना कम प्रतिरोध। ठीक है, उतनी ज़्यादा विद्युत धारा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, विद्युत धारा होगी। ठीक है, और इसमें विद्युत धारा उतनी ही कम होगी। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि हम एरिया कम कर दें, मतलब पतली वायर ले लें, पतली तार लेंगे तो हमारा R जो होगा बढ़ जाएगा और I एक बार फिर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से अगर हम इन दोनों को मिक्सअप कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं R और ये हो गया L/A। यहाँ से जब अनुपातिकता चिन्ह हटाएंगे तो फिर से एक फिक्स्ड वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। R = रो L/A, इसे बोला जाता है रो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, रो बोलते हैं। ये रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता का प्रतीक होता है। ठीक है, तो अब प्रतिरोधकता क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। R का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अभी हमने R का एक फॉर्मूला पढ़ा था V/I वाला, अब R का नया फॉर्मूला हमारे सामने ये आ गया। इसमें आपको त्रिज्या दे रखी होगी और आपसे क्षेत्रफल निकालने को बोला जाएगा, मतलब R निकालने को बोला जाएगा। ओवरऑल बात ये है। ठीक है, तो प्रतिरोध भी हमारा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है,
अब हम बात करेंगे प्रतिरोधकता की। किसकी बात करेंगे? प्रतिरोधकता, मतलब इस चीज़ की बात करने वाले हैं अब हम लोग, ठीक है। और आर का जो SI मात्रक होता है वो तो आप जानते हैं, ओम होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलें आगे चलते हैं। प्रतिरोधकता, देखो प्रतिरोधकता क्या होती है, चलो बताता हूँ मैं आपको। जैसे प्रतिरोधकता जो है ना, एक किसी भी प्रतिरोध उत्पन्न करने की शक्ति को कहा जाता है। प्रतिरोध उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। देखो प्रतिरोध तो आप जानते हो, प्रतिरोध तो सिर्फ एक गुण होता है, प्रतिरोध की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। प्रतिरोध केवल एक गुण होता है, लेकिन जिस वैल्यू से वो प्रतिरोध लगाता है, जिस वैल्यू से यानी कि जिस ताकत से वो रोकता है उसे, उस ताकत को हम कहते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। हमें इतना तो पता है, हाँ हम इतना जानते हैं कि ये रोक सकता है। क्या कर सकता है? रोक सकता है। लेकिन जिस ताकत से वो रोकेगा ना, उस ताकत को प्रतिरोधकता कहा जाएगा। तो मैं आपको वही बोल रहा हूं, प्रतिरोधकता जो होती है वो प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ठीक है। प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्षमता, या फिर आप ऐसे कह लो, किसी भी सुचालक में विद्युत धारा को रोकने की जो क्षमता होती है, विद्युत धारा को रोकने की जो क्षमता, उसे हम प्रतिरोधकता कहेंगे। दोनों में बहुत डिफरेंस है, बात याद रखना। प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोधकता अलग है। प्रतिरोध केवल और केवल एक गुण है, जिस गुण के कारण प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध जो है वो केवल एक गुण है, जिस गुण के कारण कोई भी वस्तु विद्युत धारा को रोक सकती है। लेकिन जिस पावर से रोकती है, जिस ताकत से रोकती है, उस ताकत को प्रतिरोधकता कहा जाता है, ठीक है। ये तो क्लियर है आप लोगों को? तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। हमने आर के बारे में पढ़ लिया था। आर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो यहीं से हमें इसका फॉर्मूला मिल जाता है, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन में एल, ठीक है। इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और रो की यानी कि प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है, और इसका होता है ओम मीटर, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखना। आपके बुक में एक टेबल दे रखा होगा जहां पर आपको अलग अलग चीज़ों की प्रतिरोधकता दे रखी होगी कि कौन कितनी क्षमता से, कितनी ताकत लगाकर किसी भी चीज़ को रोकता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा प्रतिरोधकता क्या होती है। अब मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे एक होता है हमारा परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है? देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रतिवर्ती या परिवर्ती एक ही चीज़ है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? जैसे मान लो आपने विद्युत परिपथ के अंदर इस तरीके से 2-4 प्रतिरोध लगा दिए। प्रतिरोध का जो सिंबल होता है ना वो ऐसे करके बनाते हैं। ये आपकी बुक में दे रखा होगा, यहाँ अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, बुक में दे रखा होगा। तो ये प्रतिरोध का सिंबल होता है, एक परिपथ के अंदर लगाया जाता है तो वो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो जब हम इसको लगाते हैं ना, तो परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब है कि आप विभवांतर को समान रखिए, ठीक है। विभवांतर को समान रखिए और आप प्रतिरोध को घटाइए बढ़ाइए, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध जो होता है एक ऐसा यंत्र होता है, परिवर्ती प्रतिरोध एक ऐसा यंत्र होता है जिसके कारण एक परिपथ के अंदर हम विभवांतर को समान रखते हुए, विभवांतर को समान, वो चेंज नहीं होगा, वो उतना का उतना ही रहेगा। जैसे मान लो कहीं से 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो हमें इस सर्किट में करंट कम कराना है। क्या करना है? हमें करंट कम करना है। तो आप क्या करो? प्रतिरोध बढ़ा दो, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध और विद्युत धारा जो होती है आपस में अनुक्रमानुपाती होते हैं, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? ये जो रहेगा ये समान रहेगा। हम R को बढ़ा सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं? R को बढ़ा सकते हैं तो I क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि हमने R को कम कर दिया तो I क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसी चीज़ को हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। मतलब परिवर्ती प्रतिरोध बेसिकली एक यंत्र होता है जिसको हम विद्युत परिपथ में लगाते हैं, उसका रेजिस्टेंस या उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, ठीक है। इसको धारा नियंत्रक भी कहा जाता है क्योंकि इससे विद्युत धारा ही तो नियंत्रित हो रही है, ठीक है। तो परिवर्ती प्रतिरोध के बारे में आप इतना लिखेंगे कि किसी भी परिपथ के अंदर विभवांतर को समान रखकर उसकी धारा को नियंत्रण करने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ थी, इसमें और ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। तो आपका जो टॉपिक था यहीं तक था।